हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस अगेन। बच्चों, ये आज हम लोग फिर कैश फ्लो के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो होगा कैश फ्लो के ऊपर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी कि कैश फ्लो बिजनेस में जो भी कैश फ्लो होता है, चाहे वो कैश इनफ्लो हो या कैश आउटफ्लो हो, क्या उसकी सोर्सेज हैं, क्या वो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू बिजनेस में कैश इनफ्लो होता है और कैश आउटफ्लो होता है। तो मैं ज्यादा डिटेल में अब उसमें नहीं जा रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग से ही रिकैप थोड़ा सा करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। और इस नोट्स को आप धीरे धीरे करके आप अपने कॉपी में पूरा नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, जितने भी एडजस्टमेंट है इस वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पूरे एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट फर्दर डिले वी गोइंग टू स्टार्ट। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है कैश फ्लो। बिजनेस में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ये दोनों ही होंगे। तो उनके क्या सोर्सेज हैं, कहां से पैसे बिजनेस में कैश इनफ्लो आ रहा है और कहां से कहां पर बिजनेस में पैसे आउटफ्लो हो रहे हैं। कैश इनफ्लो में आओगे, आपने देखा यहाँ पे कैश इनफ्लो में तीन सोर्सेज हैं जिसके थ्रू बिजनेस में कैश फ्लो आएगा। एक हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश इनफ्लो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू आएंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू आएंगे। और सेम वे में बिजनेस से कैश आउटफ्लो कहां होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। राइट बच्चों, तो ये तीन सोर्सेज हैं जिसके थ्रू इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही होंगे बिजनेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। Operating activity. What do you mean by the operating activity? When the cash inflow and outflow take place in the business due to the normal business operation is known as cash flow from operating activity. बच्चों, जब भी बिजनेस एक्टिविटी, जो भी आप बिजनेस ऑपरेशन करते हो, आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन की वजह से जो भी बिजनेस में इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अंडरस्टूड? जैसे आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो आप बिजनेस जब करोगे तो उस बिजनेस में पैसे, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में, बिजनेस को चलाने में, इस बिजनेस को डे टू डे ट्रांजैक्शंस हमारे होते रहेंगे, राइट? और वहां से जो हमारा रेवेन्यू आएगा, जो भी हमारे इनकम आएंगे, वहां से जो इनफ्लो आएगा वो हमारा कैश इनफ्लो कहलाएगा। और जो भी इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू पैसे जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। चलिए यहाँ पे कुछ हमने लिखा है, देखिए कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या सोर्सेज हैं जिसके थ्रू कैश इनफ्लो बिजनेस में होता है। पहला कैश सेल्स, उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रॉयल्टी, फीस, कमीशन, इनकम टैक्स रिफंड। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं सोर्सेज जिसके थ्रू बिजनेस में कैश इनफ्लो होते हैं थ्रू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मालूम है कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपके जो सेल्स होंगे वो आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। उसी तरह से आप कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जो कर रहे हो, आपने जो गुड्स सेल किए थे ऑन द प्रोसेस टू डेटर, आप उनसे पैसे जो रिसीव कर रहे हो वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आल्सो आपके कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएंगे। इन द सेम वे आप रॉयल्टी आपको मिल रही है, जो भी आपने प्रोडक्शन करा है या जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हो उसके थ्रू अगर आपके पास रॉयल्टी आती है तो वो भी आपके कैश इनफ्लो आएंगे। फीस, कमीशन, इनकम टैक्स रिफंड, these are all the sources of cash inflow through the operating activity. Now अब आते हैं कैश आउटफ्लो में। आप जब भी बिजनेस कर रहे हो बेटा तो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो हमें बिजनेस को चलाने के लिए ऑन डे टू डे बेसिस में खर्च करने पड़ते हैं, राइट? ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश आउटफ्लो। जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, यहाँ पे मैंने कहा कैश परचेज। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश परचेज, यहाँ पे कैश परचेज मतलब रॉ मटेरियल के बारे में बात हो रही है, गुड्स के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे होगे, आप जो भी मैन्युफैक्चर करोगे उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है तो आप उसे कैश में परचेज कर रहे हो तो ये आपके कैश आउटफ्लो में आएंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट परचेज नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि क्रेडिट परचेज मैंने कहा ये हम लोग जो कैश फ्लो बात कर रहे हैं, कैश फ्लो चैप्टर इज ओनली डील विद द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो जब भी आप भी कोई परचेज क्रेडिट में करते हो वो नहीं रिकॉर्ड करने, क्योंकि उसके थ्रू आपके पैसे जा नहीं रहे। इन द सेम वे पेमेंट टू क्रेडिटर या ट्रेड पेबल, तो आप जब पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को या ट्रेड पेबल को, आप उसके बदले में कर रहे हो जो आपने रॉ मटेरियल खरीदे थे। और रॉ मटेरियल आप कहाँ यूज कर रहे हो? गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में। तो ये आपके डे टू डे ऑपरेटिंग खर्चे हैं, तो इसे आपको कैश आउटफ्लो में लेना है।
कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप कुछ भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, जो भी आपको बिजनेस चलाने के लिए खर्चे रेगुलर बेसिस में करने पड़ते हैं, जैसे आप सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, ये सारे खर्चे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। और एक्सपेंसेस रेकरिंग इन नेचर, आप जो भी एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस में करते हो बच्चे, उसे रेकरिंग इन नेचर बोलते हैं। तो रेकरिंग इन नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो एंड आउटफ्लो के क्या रास्ते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? When cash inflow and outflow take place in the business related to assets and investment, then it is defined as cash flow from investing activity. अगर आपके बिजनेस में कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो एसेट से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो हमेशा वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाने वाला है। अंडरस्टूड बच्चों? तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, जो भी आपके एसेट से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, तो वो आपके कहां जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? मैं इस टॉपिक को जितना सिंपल हो सके मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हर एक बच्चे को मतलब कि कोई भी बच्चा हो सब कुछ समझ में आए। इसलिए आप इसको देखना, मैं बहुत सिंपल वे में करके इसको मैंने बनाया है, ताकि आपको पूरा चीज क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आपके कैश इनफ्लो या आउटफ्लो एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के थ्रू होते हैं, तो उसे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द कैश इनफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे आपने कोई सेल ऑफ फिक्स एसेट करा, अगर आप कोई फिक्स एसेट बेचते हो तो ये आपके एसेट सेल हो रही है, और मैंने कहा है कि जब भी आपके एसेट्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट आपको मिला, इंटरेस्ट मिला किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट क्या है? आपका एसेट है, तो आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एसेट से ही रिलेटेड है, इसीलिए वो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट आपके कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाने वाले हैं। नाउ इन द सेम वे डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो बच्चों, यहां पे डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां पे जो हम लोगों ने बात की डिविडेंड, आप आगे जाओगे सब में तो आपको देखोगे लिखा हुआ मिलेगा डिविडेंड रिसीव, और कहीं कहीं लिखा होगा डिविडेंड पेड, राइट बच्चों? तो आपको मैं बोल रहा हूं डिविडेंड रिसीव और डिविडेंड पे। तो जब मैं डिविडेंड रिसीव की बात कर रहा हूं, मतलब आपके पास पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हो, किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हो, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में आपने इन्वेस्ट किया हो, या कहीं पर एफडी किया हो, या कहीं पर डिपॉजिट हो आपके पास। तो वो सारे जो पैसे आपने कहीं पर भी लगाए हैं, किसी कंपनी में आपने लगाए हैं, तो वो आपके जो पैसे हैं एसेट्स के ऊपर हैं, और एसेट्स से रिलेटेड आपके पैसे आ रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां पे इसीलिए हमने कहा इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स से रिलेटेड है, और आपके इसे इन्वेस्टिंग में लिए जाएंगे, राइट। उसी तरह से बच्चा रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब आप देखो, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पे रेंट रिसीव हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आपके लिए एसेट्स है, और एसेट से आपको रेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी एसेट्स है, उससे आपको रेंट मिल रहा है, तो वो आपके जो कैश इनफ्लो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिए जाएंगे। तो आपको एक सिंपल चीज दिमाग में बैठा लेनी बच्चों, कि अगर आपका एसेट्स के थ्रू आ रहा है, या एसेट्स के थ्रू कुछ भी कैश इनफ्लो होगा, आपको हमेशा उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेना है, और उसे कैश इनफ्लो में लेना है अगर आपके पैसे आ रहे हैं तो। इन द सेम है कैश आउटफ्लो। तो जब इनफ्लो हम एसेट से रिलेटेड देख रहे हैं, तो आउटफ्लो भी हमारा एसेट से रिलेटेड ही होगा। अंडरस्टूड? तो आपके कोई भी कैश आउटफ्लो रिलेटेड विद एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने परचेस ऑफ फिक्स एसेट किया, तो परचेस ऑफ फिक्स एसेट क्या है बच्चों? आपका रिलेटेड विद एसेट है। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो आपने पेमेंट किया होगा, राइट, ये भी आपके एसेट से रिलेटेड है। लोन्स एंड एडवांसेस टू द थर्ड पार्टी, आपने किसी को लोन एंड एडवांस दिया है, राइट, थर्ड पार्टीज को किसी को दिया है, तो ये आपके लोन्स एंड एडवांसेस, आपके पैसे वहां पे उसके पास पड़े हुए हैं, तो दैट इज योर एसेट्स। तो राइट, इनकम टैक्स पेड ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और आपने कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर इनकम टैक्स भरा है, तो वो भी आपके कैश आउटफ्लो थ्रू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएंगे। तो सिंपल वे में आपको ध्यान में रखना है बच्चों, कि जब भी आपके पैसे एसेट्स के थ्रू आ रहे हैं तो वो इनफ्लो होंगे, कैश इनफ्लो, और जब भी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके पैसे जा रहे हैं तो कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से या एसेट्स से रिलेटेड, तो उसे हमें लेना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। वेरी सिंपल, आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि हमारा मोटिव है पहले ये तीनों सोर्सेस को समझ आ जाए। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
when cash inflow and cash outflow take place in a business through sources of capital is defined as financing activity. अब देखो बच्चों, हमारे जो sources of capital हैं, ठीक है ना, sources of capital, उनके थ्रू जब पैसे बिजनेस में आ रहे हैं या उनके थ्रू पैसे जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे आपको मैं सिंपल में दिखाऊं बच्चों, यहां पे आप देखोगे किसी भी बिजनेस में, अब हमें मालूम है किसी भी बिजनेस में आप देखोगे एनी बिजनेस, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, यू नीड अ कैपिटल फॉर द बिजनेस। अब बिजनेस के पास कैपिटल आते कहां से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस, तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस। बच्चा आपके जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, एक आपका है शेयर, राइट, शेयर है, उसके बाद दूसरे आपके क्या हैं, डिवेंचर्स हैं, राइट, तीसरे आपके क्या होते हैं, लोन है। These are the three sources through which the business, the company accumulate the capital, right? Company इन तीन sources के through mainly कंपनी एक्युमुलेट करती है, एक रिटेन अर्निंग भी होता है, बट मैं उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पे ये तीनों के मेन जो सोर्सेज होंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं शेयर, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर, तो यहाँ पे शेयर्स का मतलब हो सकता है प्रेफरेंस शेयर भी हो एंड इक्विटी शेयर भी हो, मैं दोनों शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो शेयर्स के थ्रू आपके पास पैसे आ रहे हैं उसे हम लोग कैश इनफ्लो में लेते हैं, राइट, और जब भी पैसे आपके जा रहे हैं तो इसको कैश आउटफ्लो में लेते हैं। ध्यान में रखना बच्चों, इसको मैंने क्या कहा, कैश आउटफ्लो। तो जब भी आपके सोर्स ऑफ कैपिटल के थ्रू पैसे आ रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कैश इनफ्लो थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एंड जब भी आपके किसी भी शेयर्स के थ्रू पैसे जा रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो थ्रू, कैश आउटफ्लो थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसी तरह से आप डिवेंचर में भी यहां पे भी आपके इनफ्लो हो रहे हैं और यहां पे भी आपके आउटफ्लो हो रहे हैं। इन द सेम वे आप लोन लेते हो तो यहां पे भी आपका इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होगा, राइट। तो हमने क्या देखा, जब भी मैं बात कर रहा हूं कि जो भी कैपिटल से रिलेटेड हो तो उसे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि बिजनेस में जो फाइनेंस आ रहा है, बिजनेस में जो कैपिटल आ रहे हैं, राइट, उसके थ्रू अगर आपके बिजनेस में कोई भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडरस्टूड ना? अब देखो जैसे आपने यहां पे देखा बच्चों कि कैश इनफ्लो यहां पे देख रहे हो आप, कैश आउटफ्लो यहां देख रहे हो, तो सोर्स ऑफ शेयर्स के थ्रू कैसे आते हैं, जब आपने शेयर इशू किया है, इशू ऑफ शेयर किया होगा, राइट, किया होगा तो आप इसके थ्रू आएंगे। अब आपके पैसे जाएंगे क्या, जैसे रिडेम्पशन ऑफ शेयर किया होगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपने किया है ना, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर किया, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर आपने करा, राइट, उसके बाद डिविडेंड आपने पे किया, डिविडेंड आपने पे किया, तो इस तरह से एक्सपेंसेस आपके होंगे जो शेयर से के थ्रू पैसे आ रहे होंगे या पैसे जा रहे होंगे। इन द सेम वे डिवेंचर के लिए भी और लोन के लिए भी हमें देखना है। तो एक चीज हमें ये क्लियर होती है कि जब भी हमारे बिजनेस में सोर्स ऑफ कैपिटल के थ्रू इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अंडरस्टूड बच्चों? यहां तक आपको क्लियर हुई होगी। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट नाउ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पे हमने ये इन्वेस्टिंग कटा हुआ है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। अंडरस्टूड बच्चों? तो यहां पे आप देखो क्या सोर्सेज हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के, उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। देखिए कैश इनफ्लो थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोग देते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। कंपनी अगर कभी भी शेयर इशू करती है कैश में तो उसके थ्रू कैश इनफ्लो हो रहा है। उसके बाद देखो इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, कंपनी ने कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग मार्केट से उठाई होगी, लोन लिया होगा तो उसके थ्रू भी कैश इनफ्लो होंगे, बिकॉज़ बोरिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम लोग डेब्ट कैपिटल बोलते हैं, राइट। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये हमारे शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गए, ये भी हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो। ना इन द सेम वे कैश आउटफ्लो भी होगा। अगर आपको इन सब के थ्रू पैसे आ रहे हैं तो उसके थ्रू पैसे आपके आउटफ्लो भी होंगे, जैसे कि रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, आपने लोन को पे किया। अगर आप लोन को पे कर रहे हो तो लोन है क्या, इज द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर आप उसे पे कर रहे हो तो इज द कैश आउटफ्लो थ्रू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। इन द सेम वे रिपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, आपने इसको पे किया है तो जब ये आपके इनफ्लो के सोर्स हो सकते हैं तो ये आउटफ्लो के भी सोर्स कहलाएंगे।
इन द सेम वे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप जब अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस करते हो, कंपनी जब अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखो बच्चा, इश्यू ऑफ शेयर जो था आपका वो कैश इनफ्लो का सोर्सेस था, तो जब आप रिडीम करोगे तो वो भी आपका कैश फ्लो आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आप डिविडेंड दे रहे हो, आप डिविडेंड किसके ऊपर दे रहे हो बच्चों, आप डिविडेंड दे रहे हो शेयर्स के ऊपर, और शेयर्स आपका क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इसीलिए डिविडेंड पेड आपके सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएंगे। याद, इससे पहले जब मैं इन्वेस्टिंग कर रहा था तो वहां पे एक चीज आया था, डिविडेंड रिसीव। तो देखो बच्चों, डिविडेंड रिसीव और डिविडेंड पे दो अलग अलग चीजें हैं। डिविडेंड रिसीव कंपनी को कब होता है, जब कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट करती है, इसीलिए वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाते हैं, और कंपनी यहां पे डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड देने का मतलब है कंपनी ने मार्केट से कैपिटल उठाया है, और कैपिटल जब उठाया है थ्रू द शेयर्स उठाया है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है। इसका मतलब है शेयर्स के ऊपर पे कर रही है जो कंपनी ने कैपिटल उठाया है, तो इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन डिविडेंड पेड आपका सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिया जाएगा, राइट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब आप इंटरेस्ट किसके ऊपर दे रहे हो, जो भी आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग की है, राइट, कोई भी आपने लोन लिया है तो आप उसके ऊपर अगर दे रहे हो तो इसको बोलते हैं क्या, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कैश आउटफ्लो थ्रू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरह से आप यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसेस ले सकते हो, क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंसेस किसके ऊपर लग रहा है बच्चों, शेयर इशू करने के टाइम में, तो शेयर किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट है, इसीलिए शेयर इशू एक्सपेंसेस भी कैश आउटफ्लो ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएंगे। आई होप यहां तक आप सबको बच्चों को क्लियर हुआ होगा। आप इस नोट्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना एक एक चीज, और इसको आप पढ़ोगे, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है, और एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी ना। अब आते हैं बच्चा, ये जो हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये छोटा कैप्सूल मैंने बोला है क्योंकि ये पहले हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मेट, इसको शॉर्ट में फॉर्मेट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तब हम इसको लॉन्ग में लेकर जाएंगे ताकि आपको पहले बार फॉर्मेट याद हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले देखो बच्चा, वहां पे लिखा हुआ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हमको कैसे निकालना है, क्लोजिंग पीएल बैलेंस से ओपनिंग पीएल बैलेंस जो आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर में क्लोजिंग पीएल से ओपनिंग पीएल को हमें माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, एक डिफरेंस अमाउंट जो मिलेगा उसे हम नेट प्रॉफिट की तरह पे बोलेंगे। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है, मान लो आफ्टर टैक्स है, ठीक है, और आफ्टर कंसीडरिंग दीज आइटम है, तो ये सारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त निकाला, माइनस कर दिया था, मतलब एक्सपेंसेस में लिया था। अब हमें इसे वापस सारे ऐड करने पड़ेंगे। उसमें क्या क्या आप ऐड करोगे, देखो बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ट्रांसफर ऑफ टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऐसे कोई भी अप्रोप्रिएशन आइटम जो भी होंगे आपको वापस नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करने पड़ेंगे। ओके, ये जो ऐड करने के बाद जो आया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसी को कहा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यही हमारा सम में हमें यूज करके इसको आगे यूज करना है, राइट। अब उसके बाद देखो, जैसे आपको ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, आपको शॉर्ट में देखना है क्या ऐड करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। बच्चों, इसको हमने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम डिटेल में फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे जितने भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम होंगे उसे हम यहाँ पे ऐड बैक करेंगे, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं उसे हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। तो अभी तक आपने क्या सीखा, सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया था, डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग पीरियड माइनस ओपनिंग पीरियड, उसमें सारे अप्रोप्रिएशन हमने ऐड कर दिए, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारे हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। जैसे ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, हमें वापस क्या ऐड करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो भी हमने नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लिया होगा, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट डिक्रीज हुई थी, वापस हमें ऐड बैक करनी है, और उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेस करेंगे। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जैसे ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाता है, अब हमें देखना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, मतलब ये बिजनेस में आप देखोगे कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए रहेंगे, जब सम्स आप देखोगे उनमें देखना है कि क्या हमारा करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वी हैव टू चेक ऑन दैट।
जैसे ही आपको लगता है कि कोई भी करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है या कोई भी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे हमें ऐड करना है, और उसी तरह से कोई भी करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है या करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे लेस करना है, और लेस करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा इसके साथ आप इसको ऐड करोगे, इसे हम लोग कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे ही आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया बच्चों, अब यहां पे लेस इनकम टैक्स पेड माइनस करने के बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां पे हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। यहां पे इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको यहां पे दिख रहा होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है। मैंने कहा था ना कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू होते हैं, और इससे पहले हमने ऊपर में भी डिस्कस किया है, राइट। तो कैश इनफ्लो क्या होगा, जो भी आपके पैसे किसी एसेट्स के थ्रू इनफ्लो हो रहे हैं तो उसे हमें ऐड करना है, और जब भी आपके पैसे किसी भी कैश आउटफ्लो हो रहे हैं किसी एसेट्स में तो उसे हमने लेस करना है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव, अगर आपके इनके थ्रू पैसे आ रहे हैं तो आपको ऐड करने हैं, और अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो उसे आप लेस करोगे बिकॉज़ दैट इज द आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। माइनस करने के बाद ये जो आपका आया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां तक आपको बच्चों डिटेल में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। शॉर्ट में मैंने फॉर्मेट ये बनाया ताकि आपको फॉर्मेट पहले याद हो जाए कि फॉर्मेट में हमें क्या क्या लेना है। देन आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे ही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा तो मैंने कहा था कि जब आपके सोर्स ऑफ कैपिटल फाइनेंस के थ्रू आते हो, कैश इनफ्लो फाइनेंस से होगा, तो उसे हम लोग किस में लेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेंगे। और जैसे ही हम लोग बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, आपके दिमाग में शेयर्स आएगा, आपके दिमाग में डिबेंचर्स आएगा, आपके दिमाग में लोन आएगा, इज़ बच्चों। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पैसे कहां से कंपनी के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। कंपनी जब भी कोई इश्यू ऑफ शेयर्स करती है, डिबेंचर्स करती है, इश्यू ऑफ लोन लेती है, तो ये आपके कैश इनफ्लो थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटी आने वाले हैं। उसी तरह से आपके जब आउटफ्लो होंगे तो उसे हमें लेस करने हैं, जैसे आपने रिडेम्पशन ऑफ शेयर, डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, या शेयर इशू एक्सपेंसेस हो या डिविडेंड पेड, तो ये सारे आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आउटफ्लो होंगे, उसे हमें लेस करना है, और ये जो आपका निकलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए हमें क्या निकल गया, हमने निकाला बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो आपका ए करके हमने नोटेट किया था, इसे लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि बी है उसे लेंगे, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसे हमने सी करके दिया है, इन तीनों को ए और बी और सी तीनों के लेंगे। Now we are going to add all this A, B and C, तो हमारा निकलेगा क्या, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमने क्या किया बच्चे, जब A, B और C तीनों की टोटल करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज या डिक्रीज निकलेगा। इंक्रीज वर्ड कब लिखना है, डिक्रीज कब लिखना है बच्चा, अगर आपके ये जो कैश फ्लो आए हैं, मतलब ये जो टोटल आया है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐड करके, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस आता है तो आपको इंक्रीज लिखना है। अगर ये आपके नेगेटिव में आ जाते हैं तो इंक्रीज नहीं लिख के आपको डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है। आई होप दिस क्लियर टू यू। नाउ अब आता है बच्चों ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो भी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होंगे उसे हमें ऐड करना है, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये टोटल हो जाएगा। अब ये जो आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसमें क्या क्या लिया जाएगा, वी विल डिस्कस फर्दर। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो बच्चों, ये हम लोग जो आ गए हैं, अब ये एक तरह से कंप्लीट फॉर्मेट है, मतलब पूरा फॉर्मेट है। यहां पे देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऊपर में मैंने दिखाया था कैसे आपको कैलकुलेट करना है। आपको सीधा क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें जितने भी एप्रोप्रिएशन आइटम थे, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरिम डिविडेंड, अभी ऊपर में मैंने लिखा था, आप उसको एक बार फिर से देखना बच्चों। उन सबको जब ऐड कर दोगे तो आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट के अंदर में ऐड करके लेंगे और वहां पे आंसर को बैठा दिया जाएगा। अब जैसे ही आपका आता है, फिर हमने कहा था ऐड एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड आइटम, ये आपको मैंने कहा था। अब देखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में क्या क्या लेते हैं, यहाँ पे एक डिटेल में मैंने दिया है, इसको थोड़ा सा देखो बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है डेप्रिसिएशन, राइट बच्चों, क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, गुडविल, पेटेंट,
ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, अगर आपके ये एक तरह से रिटन ऑफ की तरह होता है, ठीक है ना, अगर आपके कोई भी पेटेंट या ट्रेडमार्क या अमोर्टाइज गुडविल अगर अमोर्टाइज होता है, अगर आपने उसे पीएल में राइट ऑफ किया हुआ है तो उसे वापस एड बैक करना पड़ता है, राइट। उसके बाद वो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन पीबीडीडी, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिवेंचर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर यहां पे हम लोग क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, और जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लिया होगा जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो उन सारे आइटम को हम वापस ऐड बैक करेंगे। We'll see this further, हम लोग अभी ये फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, आगे जाके और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, क्योंकि ये सारे जो आप देख रहे हो शेयर इशू एक्सपेंसेस ये सारे तो हमारे फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, बट हमने इसे क्या किया था, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लिया जो कि हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे या नॉन कैश आइटम होंगे उसे वापस हमें ऐड करना है। अब हमें लेस क्या करना है बच्चा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसा भी कोई भी प्रॉफिट जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाया हो जो कि आपके ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसे आपको यहाँ पे लेस कर देना है। जैसे इंटरेस्ट इनकम आपको मिला है, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, डिविडेंड इनकम है, रेंटल इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है और डिक्रीज इन पीबीडी, इन सबको ऐड करके यहाँ पे आपको लेस करना है। और ये सब लेस करने के बाद जो आएगा बच्चा, इसे हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, ये करेंट पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है, तो आप इसको अपनी कॉपी में डिटेल में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है ना। ये कंप्लीट फॉर्मेट है। इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो स्मॉल मैंने डिटेल में एक शॉर्ट उसको फॉर्मेट बताया था ताकि आपको याद करने में उसके जो हेडिंग्स है वो याद करने में आपको आसानी हो। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो चलिए, तो हमने क्या कहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है कि जो भी हमारे करंट लायबिलिटी और करंट एसेट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो हमें यहाँ रिकॉर्ड करने हैं। तो देखो पहले क्या लिखना है बच्चा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या डिक्रीज इन करंट एसेट, मतलब कोई भी करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, या अगर कोई भी करंट एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है तो उसे भी हमें यहाँ ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जो कि करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है तो ऐड बैक हो रहा है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है तो इसे भी ऐड करना है। इंक्रीज इन एडवांस इनकम, जो आपको मिल गया है एडवांस में, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है, राइट। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन डेटर, डेटर आपका क्या है, करंट एसेट्स है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है उसे भी ऐड बैक करना है। डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आपके कोई भी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है बच्चों, उसे हमें ऐड बैक करना है। इन द सेम वे यहां पे हमने देखा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो यहां पे लिखना है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहां पे हमने देखा है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो यहां पे आपको लिखना है डिक्रीज इन करंट एसेट, तो यहां पे आपको लिखना है इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी लायबिलिटी जो डिक्रीज होगी तो हमें यहां लिखना है, कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी तो उसे लिखना है, और कोई भी करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे भी लिखना है। जैसे यहां पे देखो बच्चों, इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन करंट स्टॉक एंड डेटर, ये आपकी करंट एसेट्स है जो कि बढ़ रही है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है जो कि डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन एडवांस, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, तो ये सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो भी है उसके इंपैक्ट यहाँ पे आपको लेने हैं। अब ये सब ऐड करने के बाद आप यहां लिखोगे, अब ये जो आएगा उसके साथ आप ये ऐड करोगे, ये जो निकला कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जैसे ही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा उसे हमें इनकम टैक्स माइनस करना है बच्चों। इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो आया इसे हम लोग कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये फ्रॉम और यूज्ड कब लिखेंगे, अगर हमारा ये जो टोटल है, अगर ये टोटल बच्चा हमें पॉजिटिव आता है तो फ्रॉम लिखेंगे, और अगर ये टोटल हमारा नेगेटिव में आएगा तो यूज लिखेंगे। अंडरस्टूड टिल हियर? चलिए अब आगे आते हैं बच्चा। अब ऑपरेटिंग के बाद हमारा क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आप देखो जो भी आपके कैश फ्लो आ रहे हैं एसेट्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। अब यहाँ पे थोड़े से आइटम हम लोग डिटेल में लिख रहे हैं, बस यही फर्क है, राइट। अब यहाँ पे देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है बच्चा,
प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपको फिक्स्ड एसेट को बेच के पैसे आ रहे हैं, राइट। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपके कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने उसको सेल किया तो उसके थ्रू पैसे आ रहे हैं। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स आपने बेचा, गुडविल बेचा, ट्रेडमार्क बेचा, पेटेंट सेल किया, तो वो भी आपके एसेट्स हैं, उसके थ्रू अगर इनफ्लो हो रहा है तो हमें यहाँ पे लिखने हैं। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव, आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव पर वापस आ गए बच्चों हम लोग। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। रेंट रिसीव, परचेस ऑफ ये रेंट रिसीव आपके क्या हो गए, कैश इनफ्लो हो गए। अब देखो आउटफ्लो यहाँ पे क्या होंगे ये भी देख लो बच्चा, अगर आपने कोई भी फिक्स एसेट खरीदा है तो आपके पैसे जा रहे हैं, तो इसे आपको माइनस करना है, इसलिए देखो आपने ब्रैकेट में लिखा है। परचेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके आउटफ्लो है, इसे भी माइनस करना है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा। परचेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, उसे भी माइनस करना है बिकॉज़ दैट इज द कैश आउटफ्लो, तो उसे भी माइनस करना है। ये प्लस माइनस करके जो टोटल आया इसे हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसे हम लोग लिखेंगे बी। याद है हमने ऑपरेटिंग को ए करके मैंने नोटिस किया था, राइट, और इसको हम लोग कैपिटल बी को ब्रैकेट में दे रहे हैं, राइट। जैसे ही हमारा इन्वेस्टिंग खत्म होता है, अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो बच्चा क्या लेना है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि जब भी आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो थ्रू फाइनेंसिंग आता है, थ्रू फाइनेंस आता है, जैसे शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए, लोन हो गए, तो हमारे वो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में जाएंगे। और अगर हमने कोई भी कैपिटल को प्रीपे किया है या उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होंगे। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, आपके पैसे आ रहे हैं तो ऐड हो रहा है, राइट। प्रोसीड फ्रॉम डिवेंचर, डिस्काउंट अगर आपने दिया तो डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर दो, राइट। रिसीव फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, जब आपने शेयर इशू किया है, अगर शेयर आपने इशू किया उसे प्रीमियम में इशू किया बच्चों, तो आपके प्रीमियम भी तो आपके फाइनेंस के थ्रू आ रहा है, तो उसे भी हमें यहाँ लिखना है। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, राइट, अगर कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर होता है उसके हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग लेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा, डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे। फिक्स्ड डिविडेंड पेड, अगर आपने फाइनल डिविडेंड पेड, आपने डिविडेंड पे किया है तो किसके ऊपर कंपनी ने पे किया है, शेयर्स के ऊपर पे किया है बच्चों, तो ये आपके कैश आउटफ्लो में लिए जाएंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन आपने पे किया है तो लोन एंड डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसे भी हमें लेस करने हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, पेमेंट ऑफ प्रीमियम रिडेम्पशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन। तो देखो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट को डिस्कस पूरा डिटेल में किया है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि फाइनेंसिंग में कौन से सोर्सेज हैं जहां से इनफ्लो होगा और कहां पे आउटफ्लो होगा। अंडरस्टूड। तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा टोटल आया इसे हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमें मालूम है ऑपरेटिंग पता है बच्चों, इन्वेस्टिंग पता है और फाइनेंसिंग पता है, तो अब हमें निकालना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे बच्चों देखो इंक्रीज या डिक्रीज, अगर आपके ये जो टोटल है मतलब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो टोटल हैं अगर आप ऐड कर रहे हो और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो आपको लिखना है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये आपके टोटल माइनस में आते हैं तो लिखोगे आप नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? वेरी गुड। अब यहां पे आते हैं हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हमारा ये निकल गया इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब हमें ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसको देखना है, तो ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये डायरेक्टली आपको नहीं दिया रहेगा बच्चे, उसके आइटम्स दिए रहेंगे, उसे हमें ऐड करके एक सम यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि इसके अंदर में क्या दिया रहेगा, कैश का बैलेंस दिया आपको, बैंक बैलेंस दिया है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया है ना, इन सारे अगर जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे उनको आप ऐड करके तब यहाँ पे लिखोगे, राइट। और ये जो टोटल आएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसके अंदर में भी सेम, जैसे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का था, क्लोजिंग बैलेंस में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ये सारे दिए रहेंगे और उसका भी टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको यहां तक एक छोटी आइडिया तो हो गई होगी बच्चों कि किस तरह से हमें यहाँ पे लेना है। फॉर्मेट आपको समझ में आया? यस और नो? क्लियर? अब देखो बच्चों यहां तक जो मैंने बताया आज आपको मैंने फॉर्मेट में यहां तक तो क्लियर हुआ होगा आई होप। चलिए
अब इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। आज हम लोग ये मेन पार्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीयर, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपको ये समझाने के लिए बच्चों कि वहां पे जो आप देख रहे थे कि हम लोग सारे कुछ आइटम ऐड कर रहे थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सब जो ऐड कर रहे थे, क्यों ऐड कर रहे थे उसको हम लोग थोड़ा सीखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पीयर, राइट। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा, ऑपरेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग के। और यहाँ पे ऊपर में देखो आपने लिखा है मैंने अपना परिवार, मतलब जो भी ऑपरेटिंग से रिलेटेड होगा वो अपना होगा, और दूसरों का परिवार यहाँ पे कौन है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग के बारे में, तो मतलब जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है वो अपना परिवार है, और जो दूसरों का रिलेटेड परिवार कौन है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, राइट। तो चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जब भी आप स्टेटमेंट पीएल बनाते हो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। और बच्चों आपको ये मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट जब हम लोग निकालते थे, पुराने जो पीएल के हमारे थे, तो हम ट्रेडिंग और पीएल बनाते थे। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आप लोगों को याद होगा ना, ये चीज एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, पहले हम लोग जब करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, विल सी दैट, थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हम लोग पहले ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, जब यहां पे हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते थे तो यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे लिखते थे। यहां पे हम लोग लिखते थे बाय सेल्स एंड सो ऑन, ठीक है ना। और यहां पे हमारा एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट आता था। क्या आता था बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि यहां पे आप देखोगे जितने भी एक्सपेंसेस लिए जाते हैं ना, जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हैं नॉर्मली, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। मतलब जो भी आपके बिजनेस है डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। और यहाँ पे सेल जो कि आपके इनकम है, ये आपके डायरेक्ट इनकम होते हैं, राइट। तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट तक हमने कोई भी ऐसा एक्सपेंस यहाँ नहीं लिया है जो भी बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना हो, राइट। और कोई भी इनकम हम क्रेडिट साइड में ऐसा नहीं लेते हैं जो भी ऑपरेटिंग इनकम ना हो। तो इसीलिए मतलब हम लोगों ने यहाँ पे जब स्टार्ट किया है कि ग्रॉस प्रॉफिट से, आप देखोगे बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हमने ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसीलिए लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट से पहले कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस ऐसा हमारा नहीं होता है जो कि ऑपरेटिंग ना हो, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम आता है वो पीएल से होती है। तो चलिए अब देखो यहाँ पे हमने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे देखो बेटा मैंने लिखा है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है ये सारे इनकम आपने पीएल के क्रेडिट साइड में लिए हैं। जैसे आपको मैं थोड़ा सा और रिलेट कराऊं, जैसे मान लो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका पीएल अकाउंट है पुराना जो आप लोगों ने सीखा है पहले, राइट। यहाँ पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप यहाँ पे देखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट आया, और ये सारे इनकम आप जो ले रहे हो जो कि अदर इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम है, आपके ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इन इनकम को पीएल के क्रेडिट साइड में मान लो लिया, तो आपके जो प्रॉफिट हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, राइट। बट ये आपके तो इनकम ऑपरेटिंग नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब सॉरी बिजनेस से रिलेटेड मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट इनकम नहीं है, राइट। ये अदर इनकम है। तो ऐसे कोई भी आपने अदर इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने अगर पीएल में लिया है तो आपकी प्रॉफिट क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी, राइट। उसे हमें घटाना चाहिए ना, सॉरी आपकी प्रॉफिट बढ़ गई है तो उसे हमें क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। इसीलिए आप यहां पे जाओगे बच्चों, ऊपर में देखो हम लोगों ने क्या किया है, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारे इनकम हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो मतलब आप ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सारे इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे ऐड करते हो, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, जो आपने लिया है। तो ये जो इनकम है ये आपके ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाहरी इनकम है। तो ये जो बाहरी इनकम आपके ऑपरेटिंग इनकम में लिए गए हैं, इन्हें हमें बाद में रिमूव करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग वहां पे जाके देखो लिखते हैं लेस एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इसीलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम को बच्चा हमें हटाना पड़ता है, राइट। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो बच्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। कितने टाइप के हम लोग नॉर्मली लेते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस हम लोग इनडायरेक्ट में लेते हैं।
अब देखो ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटन ऑफ हो गया, लॉस ऑन एसेट्स हो गया, ये आपके कैश में नहीं जा रहा है, ठीक है, नॉन कैश आइटम है। अंडरस्टूड बच्चों? तो कोई भी नॉन कैश आइटम अगर हमने पीएल में लिया होगा तो ऑब्वियस सा बात है हमारा ये खर्चा हमने लिया है कि नहीं लिया है, राइट? क्या ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं है, मतलब कैश से रिलेटेड है, नहीं, कैश में पे ही नहीं हुआ है, तो इसे हमें क्या करना, हटाना होगा। तो इसे हम एक तरह से बाहरी एक्सपेंस मान रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने पीएल में लिए होंगे जिसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने लिया होगा जैसे कि सैलरी, वेजेस, रेंट एंड डिस्काउंट अलाउड, ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग बिजनेस को चलाने के लिए पे करते हैं, तो ये अपना एक्सपेंस है, इसको हम लेकर कोई भी गलती नहीं की है, राइट। अब आ गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सारे जो एक्सपेंसेस आपने लिए हैं ये आपके बाहरी वाले खर्चे हैं, इसको भी आपने खर्चे में दिखाया है। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये जो खर्चे आपने यहाँ पे जो खर्चे हमने यहाँ पे बाहरी दिखाए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी हमारे खर्चे हमें नहीं लेने चाहिए थे बट हमने उसे लिया है, और ये लेने की वजह से हमारी प्रॉफिट क्या हुई होगी, घट गई होगी, तो इसे वापस हमें जाके वहां पे नॉन कैश आइटम में ऐड करना होगा। इसीलिए देखो बच्चों ये नॉन कैश आइटम में ये हमारा इनकम है तो हम जाके नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेस करेंगे, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो नॉन कैश आइटम है तो हम लोग जाके नॉन कैश आइटम में ऐड करेंगे, ये जो हमारा बाहरी खर्चा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसे भी जाके ऐड बैक करेंगे, राइट। अभी देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मतलब क्या, ये जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आई थी, ग्रॉस प्रॉफिट से हमने सारे इनडायरेक्ट इनकम पहले ऐड किए, उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या है बच्चा, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसे माइनस करते हो तो हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैंने कहा ना, सब माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद ये हमारा जो प्रॉफिट आता है यही आपको बैलेंस शीट के अंदर में दिखता है, राइट। तो ये जो आपको बैलेंस दिख रहा है ये प्रॉफिट आया कैसे है, उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए थे, कुछ इनकम है जो हमें नहीं लेने चाहिए थे तो हमने इसे लिया होगा। तो जैसे आपने इस इनकम को लिया होगा जो कि हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा तो उसे हटाना पड़ेगा बाद में, राइट। यहाँ पे देखो ये बाहरी नॉन कैश आइटम है, इसे भी हमने लिया होगा तो हमारा एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया होगा, राइट बच्चों। तो बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा, इसलिए वापस हम जाके इसे ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ पे देखो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमने पीएल में लिखा होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे खर्चे बढ़े होंगे, खर्चे बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट घटा होगा, तो वापस हमें जाके ऑपरेटिंग में इसको ऐड करना होगा। एंड दीस एक्सपेंसेस रिलेटेड किससे हैं, फाइनेंस एक्सपेंसेस है ना, तो फाइनेंस में जाके हम इसे लेस करेंगे। अंडरस्टूड ना? तो इस तरह से आपका जो प्रॉफिट आया है हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसमें हमने सारे इनकम ऐड किए हैं, बट ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जिसे हमने यहाँ पे लिया है, तो इसे हमें जाके फॉर्मेट में जब जाके देखोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोगों ने क्या किया है, लेस किया है। अंडरस्टूड और नॉट? उसी तरह से ये जो सैलरी, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, ये आपके अपना परिवार, मतलब ये आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, इसको आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अमोर्टाइजेशन, ये आपके बाहरी खर्चे हैं, मतलब नॉन कैश आइटम है। तो नॉन कैश आइटम आपने लिया होगा तो आपकी प्रॉफिट डिक्रीज हुई होगी ना, इसे भी वापस जाके ऐड बैक करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर, ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे हैं, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, इसे भी आपने लिखा होगा तो आपकी प्रॉफिट क्या हुई होगी, डिक्रीज होगी, तो इसीलिए वापस हमें जाके ऐड करना होगा। उसी तरह से बच्चों जब आपने ये सारे अप्रोप्रिएशन लिए होंगे तो ये भी आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस तो है नहीं, आपने जस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को डिक्रीज किया है बाय दिस मेथड, तो आपको इन सारे आइटम को हम लोग वापस नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं। अंडरस्टूड ना? तो यही रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आपको वापस अब दिखा रहे हैं बच्चों कि हम लोग क्या क्या आइटम को ऐड और लेस करते हैं, राइट। यहाँ पे देखो शॉर्ट वाले फॉर्मेट में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट पे हम लोग सारे एप्रोप्रिएशन जो वहां पे हम लोगों ने लेस किया था जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट डिक्रीज हुई थी तो वापस ऐड बैक कर देते हैं, राइट। ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। अब फिर देखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम दिख रहे हैं ना आपको, तो वहां पे जितने भी हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिखा था तो जो भी जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट डिक्रीज हुई थी तो वापस हम इसे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं।
और याद है पीएल के क्रेडिट साइड में हमने जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिए थे जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था उसे हमें यहाँ पे लेस करना होगा। ये सब करने के बाद हमारा आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो आई होप ये समझ में आया बच्चों कि हम लोग यहाँ पे ऐड और लेस इसे क्यों कर रहे हैं, राइट। यही वजह है कि हमें जो फॉर्मेट के अंदर में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड और लेस करते हैं, राइट। तो ये आपका फॉर्मेट इस तरह से है बच्चों, ये फॉर्मेट हम लोगों ने यहां तक किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में सारे एडजस्टमेंट को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।